हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे और पिछली वीडियो के अंदर हमने सीधे चालक तार में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे परिनालिका के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा परिनालिका। तो देखिए बच्चों, परिनालिका परिनालिका सबसे पहले देखते हैं परिनालिका होती क्या है। देखिए बच्चों, हमने ये सीधा एक चालक तार लिया। ये क्या है? चालक तार। चालक तार, करेक्ट। इस चालक तार के इस प्रकार हम अनेक घेरे बनाते हुए इसे एक बेलनाकार रूप हमने दिया। ठीक है, इसके इस प्रकार घेरे बनाते हुए इसे हमने बेलनाकार रूप दिया। इस बेलनाकार रूप जो है इसे हम क्या कहते हैं? परिनालिका, करेक्ट। तो परिनालिका क्या होती है? किसी चालक तार के खूब सारे इस प्रकार फेरे देते हुए इसे यदि एक बेलनाकार कुंडली में बदल दिया जाए तो इस कुंडली को ही हम क्या कहते हैं? परिनालिका, करेक्ट। देखिए बच्चों, अब हमने इस परिनालिका को हमने बैटरी से जोड़ा, ठीक है, और एक स्विच से जोड़ा, ठीक है, और हमने इस प्रकार इसको बैटरी से कनेक्ट किया। परिनालिका को हमने बैटरी और स्विच से कनेक्ट किया। ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा है और ये बैटरी का नेगेटिव सिरा है। ओके, अब हमने स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करके इस परिनालिका के अंदर हमने धारा प्रवाहित की। तो धारा यहाँ पे गई, यहाँ इस फेरे में गई, इस यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, ठीक है। फिर धारा यहाँ गई, यहाँ पे गई, यहाँ गई, यहाँ गई। इस प्रकार धारा प्रवाहित होती हुई पूरी परिनालिका में प्रवाहित होती है, करेक्ट। जब इस पूरी परिनालिका में धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है उसके बाद हम देखते हैं कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं, ठीक है। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण होता है, करेक्ट। तो जब इनमें इस परिनालिका में धारा प्रवाह के कारण इस प्रकार जब चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं, ठीक है, तो इस परिनालिका का एक सिरा नॉर्थ की तरह और दूसरा सिरा साउथ की तरह व्यवहार दर्शाता है, करेक्ट। माना कि इसका ये सिरा नॉर्थ की तरह व्यवहार दर्शाता है और ये सिरा साउथ की तरह व्यवहार दर्शाता है, करेक्ट। तो हम मान के चलते हैं ये इसकी दिशा हो गई, करेक्ट। इस प्रकार नॉर्थ से निकलती है चुंबकीय बल रेखाएं, तो हमने नॉर्थ की तरफ इसकी दिशा कर दी। ओके, ये देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, अब देखिए इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। वो हम परिनालिका के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पर डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, ये जो परिनालिका होती है इस परिनालिका के अंदर यहाँ पे अंदर ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या हैं? समानांतर हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ये सब क्या है? एक दूसरे के समानांतर। इन परिनालिका के अंदर ये चुंबकीय बल रेखाएं चूंकि एक दूसरे के क्या हैं? समानांतर हैं, अतः इस परिनालिका के प्रत्येक बिंदु पर अंदर की ओर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? समान होगा, ठीक है। तो परिनालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान क्यों होता है? क्योंकि परिनालिका के अंदर ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? समानांतर होती हैं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? समान होता है, करेक्ट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिनालिका में
प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है करेक्ट। चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। क्यों होता है? क्योंकि परिनालिका के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं? समानांतर हैं। करेक्ट। सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, इन घेरों के अंदर ये देखिए, ये एक घेरा है, इस घेरे के अंदर यहां से यहां तक धारा की दिशा क्या है? ये वाली। फिर यहां से यहां तक धारा की दिशा क्या है? ये वाली। करेक्ट। फिर इस घेरे के अंदर धारा की दिशा ये, इस यहाँ से यहाँ तक धारा की दिशा ये, इसमें यहाँ से यहाँ तक धारा की दिशा ये, इसमें ये। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सभी घेरों के अंदर धारा की दिशा क्या है? समान है। जब इन घेरों में धारा की दिशा जब समान होती है तो इन के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी? समान होगी। तो समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होने के कारण सारे जो चुंबकीय क्षेत्र हैं, इस घेरे में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस घेरे में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस घेरे में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इन सब के जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। और मर्ज हो जाने की वजह से ये इस परिनालिका के भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, तो इस परिनालिका के भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि परिनालिका के इन सभी घेरों के अंदर धारा की दिशा क्या होती है? समान होती है। कैसे? देखिए, इस घेरे के अंदर अगर हम देखें तो यहां से यहां तक धारा की दिशा ये हो गई, यहां से यहां तक धारा की दिशा ये हो गई, अगले घेरे में भी यहां से यहां तक धारा की दिशा ये, उससे अगले में भी ये। इस प्रकार सभी में धारा की दिशा क्या है? समान है। करेक्ट। तो यहां से यहां तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहां से यहां तक इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इन सब में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? समान होगी। ठीक है। और चुंबकीय धारा की दिशा समान होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी? समान होगी। और इन सब घेरों के चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्या होंगे? एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और इस प्रकार एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र इस परिनालिका के भीतर क्रिएट होगा, बनेगा। इसलिए परिनालिका में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखिए बच्चों, तो हम कह सकते हैं परिनालिका के भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है। क्यों होता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र? क्योंकि घेरों में धारा की दिशा समान होती है, इससे उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी समान होगी, और सारे चुंबकीय क्षेत्र, सारे घेरों के चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे? आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का रूप धारण कर लेते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, नेक्स्ट अब हम देखते हैं। हाँ बच्चों, ये जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जो ये उत्पन्न होता है, इसका क्या उपयोग है? कहीं ना कहीं तो हमारे यहाँ जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं तो कोई उपयोग होगा। तो देखिए, अगर हम नरम लोहे की छड़ को इसके अंदर इस प्रकार डाल दें, नरम लोहे की छड़ को इस प्रकार डाल दें, तो ये नरम लोहे की जो छड़ होती है वो चुंबक के अंदर बदल जाती है। ठीक है। चूंकि वो छड़ विद्युत के कारण चुंबक बनी, इसलिए उस जो चुंबक बनेगा, नरम लोहा जो चुंबक में बदलेगा, उस चुंबक को हम कहेंगे वैद्युत चुंबक। करेक्ट। तो इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का क्या उपयोग हो गया? नरम लोहे की छड़ को चुंबक में बदलने के काम आता है। करेक्ट। दोबारा देख लीजिए, मान लीजिए ये नरम लोहे की छड़ है, इसको जब हम इसमें सेट कर देते हैं तो ये नरम लोहे की जो छड़ होगी वो चुंबक में बदल जाएगी। ठीक है। चूंकि विद्युत के कारण चुंबक में बदली है, इसलिए इस प्रकार के चुंबक को हम कहते हैं वैद्युत चुंबक। तो इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का क्या उपयोग है? यह चुंबकीय क्षेत्र नरम लोहे की छड़ को विद्युत
चुंबक में बदलने में काम आता है। करेक्ट। ये चुंबकीय क्षेत्र नरम लोहे को विद्युत चुंबक में बदलने के काम आता है। ओके, देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं। यहाँ पे जो हमने नरम लोहे की जो छड़ रखी, ठीक है, वो नरम लोहे की छड़ जब तक इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है तब तक वो विद्युत चुंबक होगी। जैसे ही धारा का प्रवाह बंद होगा, चुंबकीय क्षेत्र गायब हो जाएगा और वो नरम लोहे की जो छड़ थी वो चुंबक से वापस नरम सिंपल लोहे में बदल जाएगी। करेक्ट। हम यहाँ नरम लोहे की छड़ को हमने डाला, वो किस में बदल गई? विद्युत चुंबक में। लेकिन वो विद्युत चुंबक के रूप में कब तक रहेगी? जब तक इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती रहेगी। जैसे ही कुंडली में धारा प्रवाह का प्रवाह बंद होगा, वो विद्युत चुंबक वापस नरम लोहे में बदल जाएगा। करेक्ट। तो हम कह सकते हैं विद्युत चुंबक धारा प्रवाह के बाद पुनः नरम लोहे में बदल जाता है। करेक्ट। देखिए बच्चों, ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा कि यहाँ जो ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये किन किन राशियों पर डिपेंड करता है। मतलब हम ऐसा क्या करें कि इन घेरों के अंदर और ज़्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। ठीक है, तो देखिए कुंडली में, मतलब परिनालिका में उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता। करेक्ट। देखिए पहली निर्भरता, देखिए बच्चों, इस कुंडली के अंदर जितनी धारा हम प्रवाहित करेंगे, जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पहला किस पर निर्भर करता है? धारा के मान पर। ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कम धारा प्रवाहित करेंगे तो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम कह सकते हैं धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। दूसरा देखिए घेरों की संख्या। ये जो घेरे हैं, अगर मान लीजिए परिनालिका के अंदर ये घेरे ज़्यादा संख्या में हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? उतना ही स्ट्रॉन्ग, प्रबल होगा। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा घेरे होंगे तो इन घेरों में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्या होगा? कनेक्ट होगा, मर्ज होगा। और जितने ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र आपस में इन घेरों के मर्ज होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो घेरों की संख्या पर, तो कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान घेरों की संख्या पर
निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, ठीक है। तीसरा, हमने यहाँ विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो पदार्थ, जो चीज यूज में ली है वो किस पदार्थ की बनी हुई है, इस पर भी निर्भर करता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ की वस्तु काम में ली गई है, इस बात पर भी निर्भर करता है। ऐसा क्यों करता है वो देखिए बच्चों। अभी हमने कहा था कि हमने नरम लोहे की छड़ को डाला तो वो विद्युत चुंबक में बदल गई। जैसे धारा का प्रवाह बंद हुआ, विद्युत चुंबक वापस नरम लोहे में बदल गया। अर्थात नरम लोहा जो होता है ना, जब तक चुंबकीय क्षेत्र होगा तब तक विद्युत चुंबक के रूप में रहेगा। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र गायब होगा, धारा बंद होगी, वापस नरम लोहे में बदल जाएगा। अर्थात वो विद्युत चुंबक क्या हो गया, अस्थायी। लेकिन यदि हम नरम लोहे की जगह यदि हम स्टील को यदि इसके अंदर डालें और फिर धारा प्रवाहित करें तो ये स्टील विद्युत चुंबक में बदल जाएगी। ठीक है, लेकिन जब धारा को के प्रभाव को हम बंद करेंगे तो वापस वो विद्युत स्टील जो होगी, इस स्टील जो विद्युत चुंबक में बदली, वो विद्युत चुंबक वापस स्टील में नहीं बदलेगा। मतलब ये स्टील परमानेंट जो होगी वो विद्युत चुंबक में बदल जाती है। करेक्ट। जबकि नरम लोहा धारा के प्रवाह बंद करने पर वापस क्या होता है, विद्युत चुंबक से नरम लोहे में बदलता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे नरम लोहा धारा प्रवाह बंद होने पर विद्युत चुंबक से पुनः नरम लोहे में बदलता है। जबकि स्टील नहीं। देखिए बच्चों, तो ये 3 पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, ये था विद्युत चुंबक, परिनालिका। ठीक है, तो अब हम एक पॉइंट यहाँ करते हैं कि छड़ चुंबक और विद्युत चुंबक में क्या अंतर है। छड़ चुंबक और विद्युत चुंबक में क्या अंतर है। विद्युत चुंबक, ठीक है, तो विद्युत चुंबक क्या होता है, जो विद्युत से बनता है। छड़ चुंबक नेचुरल। ठीक है, तो देखिए ये छड़ चुंबक के कारण, छड़ चुंबक से जो इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्थायी होता है। ठीक है, जबकि विद्युत चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र स्थायी नहीं होता। कैसे? जैसे धारा का प्रवाह बंद होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, गायब हो जाएगा। जैसे धारा चालू करोगे, चुंबकीय क्षेत्र वापस प्रकट हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार छड़ चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, फिक्स रहता है। ठीक है, देखिए एक अंतर दोनों के अंदर देखिए। हाँ बच्चों, छड़ चुंबक में नॉर्थ और साउथ सिरा क्या होता है, स्थायी होते हैं। इसमें नॉर्थ व साउथ सिरे स्थायी है। ठीक है, जबकि इसमें नॉर्थ व साउथ सिरे धारा के प्रवाह की दिशा पर
नॉर्थ साउथ से निर्भर करते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, नेक्स्ट अंतिम, क्षण चुंबक में विद्युत चुंबक की तुलना में आकर्षण क्या होता है, कम होता है। इसमें आकर्षण कम होता है। थर्ड, इसमें आकर्षण ज़्यादा होता है। हाँ बच्चों, ये था हमारा परिनालिका के बारे में। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक करते हैं कि अगला हमारा टॉपिक होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर लगने वाला बल, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर लगने वाला बल। करेक्ट। तो इसके लिए हम पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, पहले हम इसको पेंसिल से बनाते हैं जिससे कि गलत हो तो हम इसको सही कर सकें। देखिए, हम ये एक स्टैंड लेते हैं। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा जिससे बनाते हैं। ये इस प्रकार हमने एक स्टैंड लिया। ठीक है, इस स्टैंड की, ठीक है, यहाँ हमने एक ये इस प्रकार का हम एक स्टैंड लेते हैं। ठीक है, करेक्ट। अब हम यहाँ एक क्षण चुंबक को रुकिए एक बार, थोड़ा हो देखिए इसको। ठीक है, यहाँ हमने एक क्षण चुंबक ली। ये हमारी क्षण चुंबक है। करेक्ट। इस क्षण चुंबक के पास में हमने एक नाल चुंबक रखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये हमने एक नाल चुंबक ली। इस प्रकार हम एक नाल चुंबक लेते हैं। सॉरी, नाल चुंबक। हाँ बच्चों, देखिए, अब इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर दें। देखिए, ये एक स्टैंड है। ठीक है, ये स्टैंड ठीक है, देखिए ये एक स्टैंड लिया। ठीक है, ये इसके पास हमने एक छड़ चुंबक को रखा। ये एल्युमिनियम की एक छड़, सॉरी, एक एल्युमिनियम का चालक, ये एल्युमिनियम की एक छड़ है, विद्युत चालक एल्युमिनियम की छड़। ये हमने एक नाल चुंबक इसके पास में रखा। ये है नाल चुंबक। पहले हम इसको डायग्राम को पूरा ड्रॉ कर लें, फिर डायग्राम के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया। यहाँ पे हमने इसको घेरे दिए। इसको इस प्रकार हम यहाँ स्विच से कनेक्ट करते हैं, इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर इस प्रकार हम इसको
ठीक है, कनेक्ट करते हैं। ये इसका बी सिरा है, ये इसका ए सिरा है, करेक्ट। ये नाल चुंबक का नॉर्थ सिरा है, ये इसका साउथ सिरा है, करेक्ट। ये है आपका स्टैंड, करेक्ट। ये आपका स्विच, ठीक है। ये नेगेटिव सिरा, ये पॉजिटिव सिरा, ये आपकी है बैटरी, करेक्ट। ये आपकी है एल्युमिनियम की छड़, करेक्ट। ये आपकी है नाल चुंबक, करेक्ट। देखिए बच्चों, हम एक स्टैंड लेते हैं, ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके पास पे हम एक एल्युमिनियम की छड़ को रखते हैं, करेक्ट। इस एल्युमिनियम की छड़ के पास हम एक नाल चुंबक को रखते हैं। नाल चुंबक को इसकी छड़ चुंबक के पास रखते वक्त दो बातें ध्यान रखनी है। पहली, नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में ये छड़ चुंबक होनी चाहिए, जैसे कि छड़ चुंबक का सिरा दोनों ध्रुवों के बीच में है, इस प्रकार, ठीक है। सेकंड, नाल चुंबक का उत्तरी ध्रुव नीचे और दक्षिणी ध्रुव क्या हो, ऊपर की ओर हो। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए, हमने एक चालक तार लिया, उसे एल्युमिनियम की छड़ के बी सिरे से जोड़ा और इस प्रकार स्टैंड पे लटकाते हुए उसे हमने स्विच से कनेक्ट किया, फिर बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट किया और फिर किया। अब हमने इसके बैटरी के नेगेटिव सिरे से चालक तार को कनेक्ट किया और इस प्रकार हमने छड़ चुंबक के ए सिरे से इसको कनेक्ट किया और छड़ चुंबक को स्टैंड पे चित्र में दिखाए अनुसार हमने लटकाया, करेक्ट। इस प्रकार हमने पूरे उपकरण को सेट किया। इतना देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, अब देखिए, हमने स्विच को ऑन किया। जैसे स्विच को ऑन करते हैं, करंट यहाँ से प्रवाहित होता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, इस प्रकार करंट जाएगा और छड़ के बी सिरे में करंट प्रवेश करता है। बी सिरे से ये ए सिरे में से होता हुआ इस प्रकार इसके अंदर रन करता है और इस प्रकार पूरे परिपथ के अंदर धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है, करेक्ट। जब इसमें कंप्लीट धारा का प्रवाह शुरू हो जाए, उसके बाद हम एल्युमिनियम की जो छड़ है उसकी स्थिति को देखेंगे। हम देखते हैं कि ये एल्युमिनियम की जो छड़ है जो इस प्रकार रखी हुई है वो नीचे की ओर गति करती है, ठीक है। वो इस प्रकार नीचे की ओर गति करती है, जैसा कि हम यहाँ बनाते हैं, वो इस प्रकार नीचे की ओर गति करती है, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये इस प्रकार नीचे की ओर गति करती है। इस प्रकार ये छड़ चुंबक नीचे की ओर गति करती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। पहले ऐसे थी, अब ये नीचे की ओर इस प्रकार गति करती है। ये छड़ चुंबक इस प्रकार नीचे की ओर गति कर रही है। इसका मतलब ये संकेत मिलता है कि इस छड़ चुंबक पर नीचे की ओर एक बल लग रहा है, ठीक है। इस छड़ एल्युमिनियम की छड़ के ऊपर नीचे की ओर बल लग रहा है, करेक्ट। ये नीचे की ओर गति करेगी, इसका मतलब नीचे की ओर बल लगता है, ठीक है। इतना देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, अब हमने यहाँ पे धारा के प्रवाह की दिशा को हमने क्या किया, चेंज कर दिया। पहले धारा इधर से बह रही थी, अब हम धारा को इधर से प्रवाहित करते हैं, करेक्ट। तो धारा को इधर से प्रवाहित करने के लिए हम इस प्रकार कनेक्शन चेंज कर देते हैं। इसको बना देते हैं पॉजिटिव और इसको कर दिया हमने नेगेटिव, करेक्ट। तो अब धारा का प्रवाह क्या हो गया, इधर से हो गया, ठीक है। धारा जब इधर से प्रवाहित होती है, ठीक है, धारा का प्रवाह जब इधर से होता है, ठीक है, धारा जब इधर से प्रवाहित होती हुई यहाँ प्रवाहित होती है और इस प्रकार ये पूरे परिपथ के अंदर रन करती है, इस डायरेक्शन के अंदर, करेक्ट। इसके बाद जब पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाए, तब हम छड़ की स्थिति को पुनः नोट करते हैं। हाँ बच्चों, अब धारा की दिशा जब इधर से करते हैं तो हम देखते हैं कि ये छड़ अब ऊपर की ओर गति करती है।
जैसा कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये ऊपर की ओर गति करती है, करेक्ट। इस प्रकार ऊपर की ओर गति करती है, ठीक है। तो धारा की दिशा बदलने पर ये क्षण चुंबक क्षैतिज से इस प्रकार ऊपर की ओर गति कर रही है। इससे ये संकेत मिलता है कि इस एल्युमिनियम की छड़ पर ऊपर की दिशा में क्या लग रहा है, एक बल लगता है। इस प्रकार ऊपर की दिशा में बल लगता है, करेक्ट। तो हमने देखा कि ये जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय जो क्षेत्र था, ये चुंबक है, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच का क्षेत्र क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र में जब हमने एल्युमिनियम की छड़ को रखा, मतलब किसी चालक को रखा और इसके अंदर जब धारा प्रवाहित की, तो हमने देखा इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक बल लगता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखने पर उस पर एक बल आरोपित होता है। इस प्रयोग से हमें ये संकेत मिलता है, ठीक है। तो हमने यही हमारा टॉपिक था, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर लगने वाला बल, करेक्ट। जब देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक को रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो उस पर एक बल आरोपित होता है, ठीक है। ये प्रयोग हमें ये निर्देश देता है। देखो बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि इस चालक पर जो बल लग रहा है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए बच्चों, पहला है धारा उत्पन्न, यहाँ पे देखिए आगे, देखिए बच्चों, उत्पन्न बल की निर्भरता कि उत्पन्न बल किन बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है अगर धारा की दिशा अगर धारा का मान हम बढ़ा दें, पहले हमने 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की, अब हम 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की, धारा का मान हमने बढ़ा दिया। जब धारा का मान बढ़ाएंगे तो उत्पन्न चुंबकीय होने वाले बल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ज़्यादा बल क्या होगा, उत्पन्न होगा। अर्थात धारा का मान बढ़ाने पर बल का मान भी क्या होता है, बढ़ता है, ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि धारा का मान बढ़ाने पर आरोपित बल का मान भी बढ़ता है, करेक्ट। तो एल्युमिनियम की छड़ पर लगने वाला बल धारा के मान पर निर्भर करता है, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, हमने ये चुंबक लिया, इस चुंबकीय दोनों चुंबकीय ध्रुव हैं, इन ध्रुव के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, करेक्ट। ये दोनों चुंबकीय ध्रुव जितने ज़्यादा प्रबल होंगे, अर्थात ये चुंबक जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उस पर उत्पन्न होने वाला बल भी ज़्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बल उत्पन्न होगा। तो उत्पन्न होने वाले बल किस बात पर निर्भर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के मान पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं उत्पन्न बल चुंबकीय क्षेत्र के मान पर निर्भर करता है, ठीक है। दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न बल भी दुर्बल होगा, ठीक है। देखिए थर्ड पॉइंट, देखिए बच्चों, ये एल्युमिनियम की जो छड़ है इसकी लंबाई जितनी ज़्यादा होगी इसकी लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, इस पर लगने वाले बल का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। अर्थात उत्पन्न होने वाले बल का मान चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं
आरोपित बल का मान चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। करेक्ट। तो ये 3 बातें हैं जिन पर उत्पन्न बल का मान निर्भर करता है। करेक्ट। इस चुंबकीय क्षेत्र में इस एल्युमिनियम के छड़ पर लगने वाला बल इन 3 राशियों पर निर्भर करता है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, नोट इम्पोर्टेंट बात कि इस छड़ पर सबसे ज़्यादा अधिकतम बल कब लगेगा। तो देखिए, जब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और ये धारा की दिशा, जब दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं तब आरोपित बल का मान अधिकतम होता है, F ज़्यादा। करेक्ट। तो हम कह सकते हैं धारा व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो तब आरोपित बल का मान ज़्यादा होगा। करेक्ट। ये आपको याद रखना है कि आरोपित बल का मान कब ज़्यादा होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र और धारा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, ये था हमारा चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर लगने वाले बल के बारे में। करेक्ट। अब ये जो बल, इस छड़ पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा क्या होगी, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे कि उसकी दिशा कैसे ज्ञात करें। ठीक है, उत्पन्न होने वाले बल की दिशा हम कैसे ज्ञात करें अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में आज हमने इतना ही देखेंगे। इस वीडियो में आज हमने चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल के बारे में देखा। ये वीडियो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि अगले टॉपिक की वीडियो हम समय पर उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।